ओके जी। चलिए आज के दिन की जो शुरुआत हम करेंगे, पहले क्वेश्चन एंड आंसर से हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज आस्क मी। अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो आप। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि हमने आप जैसे योगा के 8 लिम्स है, जैसे यम, नियम, आसन। तो मेरा सवाल है कि अगर कोई ध्यान में बैठता है, ध्यान में तो और यम नियम भी फॉलो करता है लेकिन आसन नहीं करता है और डायरेक्टली ध्यान पे आ जाता है और ध्यान भी अच्छे से लगता है, अब तो फिर आसन का क्या महत्व है, मतलब इन जनरल? जी, क्या क्योंकि होता है? अगर क्योंकि अगर हम लोगों ने प्राणायाम के बाद ध्यान आता है तो सिर्फ हमने प्राणायाम पे बहुत काम किया, प्राण वायु के ऊपर। जी जी जी। और हम लोग ध्यान में कंफर्टेबली अगर बैठ सकते हैं तो आसन का क्यों रोल, क्या क्या रोल है? देखिए, आसन जो है ना, यहाँ पर हम योगा की जो आसन की जो प्रणाली है उसको हम दो तरीके से लेते हैं। एक तो हम स्वास्थ्य के लिए ले रहे हैं। पहला उद्देश्य ही आसन का आज के समय में योगासन को या योग अभ्यास को हेल्थ के एंगल से ही देखा जाता है। इट इज वन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, यही लोगों की मान्यता है। अंडरस्टूड? तो एक तो वो उसका एस्पेक्ट है। उसका जो दूसरा जो एस्पेक्ट है, सुखम स्थिरम आसनम योगश्च चित्त वृत्त निरोध। मतलब ध्यान में बैठने के लिए आपको 84 आसन करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? कोई भी एक आसन आप धारण कर लीजिए, जो भी आसन आपको लगे कि ये उचित है, अनुकूल है आपके बॉडी के हिसाब से, आप उस आसन में आराम से बैठ सकते हो। लंबा मर्जी चाहे वो जितना बैठना बैठो आप, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। ध्यान में बैठने के लिए भी हमें एकाग्रता चाहिए। तो एकाग्रता खाली मन से नहीं आता है। मन में एकाग्रता तभी आता है जब शरीर शांत रहता है। शरीर में संवेदनाएं है बहुत सारी, 5 इंद्रियां हैं, उससे कनेक्टेड 5 कर्म इंद्रियां हैं। अंडरस्टूड? तो इन दोनों को हमें बैलेंस भी करना है और साथ में उसको अनुकूल बनाना है ताकि आप ध्यान में बैठ सको। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, आप ध्यान में बैठे और मन में विचार आया शादी के दिनों का। अंडरस्टूड? तो सीधा ध्यान उस तरफ चला जाएगा और रोमांस के थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। अंडरस्टूड? और इंद्री जाग जाती है और फिर ध्यान से मन हट गया, शरीर का कंट्रोल गया, क्योंकि शरीर ने सिग्नल भेज दिया, इंद्री ने सिग्नल भेज दिया। अंडरस्टूड? और शरीर ने वहां पर में रिएक्ट कर दिया, थॉट आया ना दिमाग के अंदर में। इसी प्रकार से आप ध्यान में बैठने जा रहे हो और स्वाद इंद्री ने कुछ याद दिला दिया आपको, अरे क्या पिज्जा था यार, वाह मजा आ गया, क्या उसल पाव था, मजा आ गया, बड़ा मन कर रहा है मुझे आज तेज खाने का, कुछ चटपटा खाने का। ध्यान डाइवर्ट हो गया आपका वहां से। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि शरीर ने इच्छा प्रकट की, इंद्री ने इच्छा प्रकट की कि भाई ये खाना चाहिए हमको, अच्छा है ये हमारे लिए। अंडरस्टूड? ये नहीं खाएगा तो मजा नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी प्रकार से आप ध्यान में बैठे वापस बैठना चाहते हो या बैठ बैठ गए, 10 मिनट में सीधा आपको ख्याल आया, क्या मस्त गाड़ी थी यार, मजा आ गया, चलो एक बड़ा राउंड मार के आते हैं। फीलिंग चाहिए ना, उसको स्पर्श करना था, आपको टच करना था, वो स्टीयरिंग, वो कुशन वाला सीट, आप समझ रहे हो, विंडो खोल करके आप तेज खुले हाईवे पे आपको उसकी तेज हवा लेना, आंखों को दृश्य देखना, रफ्तार में जाना, वो वो इंद्रियों का काम है। आप ध्यान में बैठना चाहते हो, ध्यान में बैठने गए और फटाक से माइंड में विचार आया कि आ, यार कुछ अच्छा परफ्यूम परफ्यूम हो जाए यार, इतर बितर कुछ ले ले। तो नाक की इंद्री ने सिग्नल भेजा,
कि भी उसको कुछ अच्छी खुशबू लेनी है, तो वो अगरबत्ती के दुकान में जाएगा या फिर परफ्यूम के दुकान में जाएगा और इतर वितर लेकर के आ जाएगा। मतलब वही ध्यान में वही चलते, क्या खुशबू थी, मानना पड़ेगा यार। अंडरस्टैंड? ध्यान में बैठने के और आपके मन में दृश्य आने लगे, कोई अच्छा मूवी देखना है, कोई अच्छे मूवी का सीन याद आ रहा है आपको, कुछ सुनाई दे रहा है आपको, कहानी अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर, कोई गाना आपको बहुत पसंद है तो गाना बजना शुरू हो जाता है दिमाग में ही। अंडरस्टूड? और फिर ध्यान पूरा हट गया आपका वहां से। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए आसन करना पड़ता है। जब आसन करते हैं ना, इंद्रियां अपने आप ढीली पड़ जाती है, शांत पड़ जाती है। आसन करते हैं ना तो ये सारी इंद्रियां अलाइन हो जाती है, ये खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हम ध्यान में बैठने के लिए जाते हैं ना, यही तो होता है। मैंने पहली बार 20 साल की उम्र में मेडिटेशन किया था, आज से 20 साल पहले, एग्जैक्टली 20 साल पहले। तो मैं पुणे में ही था आज से 20 साल पहले, एग्जैक्टली आज से 20 साल पहले मैं पुणे में था। तो और मैंने किसी का प्रोग्राम किया था वहां पर। मैं वो घर से ही सब कुछ सिखाते थे और उनका अपना छोटा सेंटर भी था, और वो छोटा मोटा हॉल लेकर के सिखाते थे लोगों को प्रोग्राम, माइंड पावर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेडिटेशन वगैरह वगैरह। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं उनसे कनेक्टेड रहता था। जैसे मैं अभी 21 दिन के प्रोग्राम करता हूँ, तो उन दिनों वो क्या करते थे, 20 दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 6 दिन का मेडिटेशन का प्रोग्राम, वैसे प्रोग्राम्स करता था और मैं जाता था उनके प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए। तो मैं जब वो मेडिटेशन कराते थे, मैं जब मेडिटेशन में बैठता था, तो मैं उनसे ये कहता था कि सर मुझे ना, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, शुरू शुरू में तो आप जब बोलते हो तब तक ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हो ना, जब आप चुप हो जाते हो और जब एकदम से हमको साइलेंस में लेके जाते हो, तब वो टाइम पे मुझे ना, मैं उन दिनों कभी पार्टीज में भी जाया करता था, डिस्को में कभी चले गए हम, रोज नहीं लेकिन महीने में 2-3 महीने में कभी चले गए डिस्को वगैरह में। तो म्यूजिक बड़ा जोर जोर से बजता था, तो मैं बोलता था कि मैं जब बैठता हूँ ना, तो वो मुझे म्यूजिक याद आता है, और ऐसे जैसे जोर जोर से नगाड़े बज रहे हो मेरे कान में, ऐसे धम 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 धम, जो म्यूजिक मुझे बड़ा अच्छा लगता था ना, वो सुनाई देता था। तो इतनी जोर से सुनाई देता, एज इफ कि मैं उधर ही हूं मैं, और मन करता है कि मैं एकदम डांस करूं बंद आंखों से। अंडरस्टूड? तो कहां ध्यान हुआ फिर? मेरा मन था कि मैं ध्यान करूं, लेकिन मैं ध्यान नहीं, मुझे लगा कि मुझे वो गाना सुनना चाहिए। फिर एक दिन उन्होंने दूसरा मेडिटेशन कराया, कोई एक दिन मैं जाता ही था लगातार, पूरे महीने का प्रोग्राम मैंने एनरोल किया हुआ था, जैसे आप लोगों ने पूरे महीने का एनरोल किया है वैसे इसी प्रकार से। तो उन्होंने टच मेडिटेशन सिखाया, ओशो का एक मेडिटेशन है टच मेडिटेशन, धीरे 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 ऐसे 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 ऐसे। अभी 20 साल पहले मैं 20 साल का था, 20 साल पहले मैं 20 साल का था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, बराबर है। हॉर्मोन्स हमारे एकदम एक्टिव होते हैं जबरदस्त तरीके से। ये फिंगर टिप्स फेदर टच से हमें पूरे शरीर में लेके जाना था। सोचो क्या हालत होगी वो एक नौजवान लड़के की, आप समझ रहे हो? मुझे ऐसी तरंगे हो रही थी मेरे शरीर में कि जैसे स्त्री मेरे जिस्म को छू रही है, और मेरा रोम रोम जागृत एकदम, मेरी इंद्री जागृत, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं मैं अपने आप को। मैंने सर से बोला, मैंने बोला आपको मेडिटेशन कराया है, लेकिन मेरी कंडीशन ये हुई कि जैसे कि मान लो कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है फिलहाल, लेकिन मुझे फीलिंग ऐसी आ गई कि वाकई में कोई लड़की मुझे स्पर्श कर रही है, और मेरी इंद्री जाग रही है, और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं अपने आप को स्पर्श कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं समझू कि कोई दूसरी व्यक्ति मुझे टच करे और मुझे वो फीलिंग आए तो बात समझ में आए, लेकिन ये तो यह है कि मैं खुद स्पर्श कर रहा हूँ और ये हो रहा है। तो उसने बोला ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आपकी एज ही वैसी है। मैं 19 साल का था वो टाइम पे, 2019 सॉरी 1999 और 2000, मैंने उसको लगातार 1 साल फॉलो किया था उनको। तो ये जो स्थिति जो थी ना, अभी कहां से ध्यान होएगा? अभी मैं ध्यान कर रहा हूं, कोई अच्छी लड़की आ जाए, ध्यान करना है मुझे अपनी सांसों पे, लेकिन माइंड जा रहा है कि कोई अच्छी लड़की आ जाए। इसलिए आसन करना पड़ता है।
अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अगर आसन किया होता ना, अगर यम नियम और आसन ये क्रमांक के हिसाब से चलेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि यम ये बोलता है कि आपको व्यभिचार नहीं करना है, गलत रिश्ता नहीं बनाना है। तो पहले अगर वो प्रिंसिपल दिमाग में बैठ जाता है ना, तो फिर आप इजीली ध्यान कर पाओगे, वरना ध्यान ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है इसके अंदर। यम नियम आसन और प्राणायाम में ही जिंदगी निकल जाती है। मेरी आधी जिंदगी तो चली गई, पता है। एट द एज ऑफ 35-36 मुझे रियलाइज हुआ कि यम नियम हमें फॉलो करना चाहिए। 20 साल पहले ध्यान सीखा था, बाद में फॉलो नहीं किया, वो बात अलग है। लेकिन 35 और 36 साल की उम्र में मुझे ये नॉलेज आ रहा है, ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हमें इस सिस्टम को ऐसे फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही किसी को ध्यान में बिठा दो, फिर देखो क्या होता है। यम नियम डिसिप्लिन रहने के लिए, डिसिप्लिन में रहने के लिए बस सिखाता है हमको। ध्यान में अच्छे से बैठने के लिए आपका पहले तो आपका जो फूड है वो कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। भर पेट भोजन खा लोगे, कहां से ध्यान हो पाएगा? शरीर लोथपोथ हो जाता है एकदम, शरीर में आलस आ जाता है। आप विपश्यना मेडिटेशन के लिए जाओ या कोई भी साइलेंस मेडिटेशन के लिए चले जाओ, वहां पर वे खाना क्यों इतना लाइट देते हैं आपको? उसका रीजन ही वही है, न ऑनियन, न गार्लिक, न तेल, न मसाले, सिंपल, एकदम सिंपल। एक ही टाइम कुक फूड देते हैं, बाकी का टाइम पूरा रॉ फूड ही रहता है। और कुक फूड में भी बॉइल्ड रहता है, स्टीम रहता है, रोटी थोड़ी देते हैं। रोटी देखा है क्या? मैंने नहीं देखा है। जिन्होंने विपश्यना किया वहां आपको रोटी के दर्शन भी नहीं हुए होंगे 10 दिन में। पोहा देते हैं या इडली देते हैं नाश्ते में, उपमा दे दिया आपको, ऐसे ही बहुत लाइट। बाकी तो नींबू पानी रहता है और फ्रूट रहता है, बस यही फूड है वहां पर। कोई भी साइलेंस में चले जाओ, संयम साधना जिन्होंने की वहां पर, मैं तो क्या था, उबले हुए स्प्राउट से, कषायम था, वो क्या बोलते हैं, हर्बल टी थी, सलाद था, फ्रूट था, यही तो था। रोटी आई? एक दिन भी रोटी नहीं आई। बस तो कुछ, अगर आपने वो समझ लिया तो मेरा डाइट प्लान कंप्लीट हो जाता है। पता है वहां पर मैं क्यों वो डाइट वो देते हैं वहां पर? रोटी को क्यों एक भी दिन रोटी नहीं थी? क्यों नहीं थी एक भी दिन रोटी? देनी चाहिए रोटी ना। पता है रोटी खाएंगे बैठ ही नहीं पाएंगे। बस ये प्रॉब्लम, यही कारण था। अंडरस्टूड? इंद्रियों को शांत करना पड़ता है। 5 इंद्रिया, आंख, कान, नाक, जीवा और स्पर्श, स्किन, ये 5 इंद्रिया हैं, बराबर है। सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इससे कनेक्टेड कर्म इंद्रिया है। व्हाट आर दोस? आंख देखने का काम करती है, विजन। कान सुनने का काम करती है। नाक सूंघने का काम करती है, स्मेल, लिसन, सी। जीवा टेस्ट का काम करती है, कर्म इंद्रिय हो गई। स्पर्श फीलिंग का काम करती है, तो रोंगटे खड़े हो गए करे एकदम। अंडरस्टूड? फीलिंग का काम करती है वो, ये कर्म इंद्रिया है। जो जन इंद्रिय है वो भी उसमें आ जाती है तुम्हारी, वो भी फीलिंग से एक्टिवेट होती है। अंडरस्टूड? जो हमारी जन इंद्रिया है। तो इन सभी इंद्रियों को अगर हम संयम में नहीं रखेंगे ना, तो फिर ये तूफान मचाएंगे। यही इसी इंद्री से ही हम अपनी जिंदगी को अनुभव करते हैं। और किससे करते हो आप? हमको अच्छा देखना है, हमको अच्छा सुनना है, इसलिए आप इस प्रोग्राम में आए। मेरी शक्ल इसलिए आप मुझे देख रहे हो अच्छे से। अंडरस्टूड? हम शक्ल से ही जजमेंट करते हैं, पता है। शक्ल अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो बोलेंगे आदमी ठीक नहीं है, राइट? शक्ल से हम जजमेंट पास करते हैं। शक्ल अगर पसंद नहीं आई तो आदमी ठीक नहीं है, बस। पहले आपने देखा है क्या अब्दुल कलाम की शक्ल ठीक थी क्या? वो वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने, बराबर है,
और वो प्रेसिडेंट बने इसलिए उसकी शक्ल हमें पसंद है। अदरवाइज मान लो अब्दुल कलाम अभी आपको ऐसे ही मिलने आ जाए, आपको लगेगा कौन भिखारी आ गया मेरे पास में, राइट है। वो विद्वान थे, उसका नाम था, इसलिए आप उसकी शक्ल पसंद करते हो। अदरवाइज इतने लंबे लंबे बाल भिखारियों की तरह, उसका चेहरा देखो तो यानी कि कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, कोई वो नहीं, खाली आंखों में तेज, बाकी और कुछ नहीं। आपके सामने आ जाएगा तो आप शक्ल से बोल दोगे कि भाई ये यार कौन आदमी है, लगता है इसके पास कुछ सेंस नहीं है। अंडरस्टूड? बात वो है। सदगुरु इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनके पहले के जमाने में 20 साल पहले की जरा फोटो देखो, आपको लगे कौन बेकार फकीर आदमी आ गया यहाँ पर। लेकिन उस फकीर आदमी के मुंह से जो इंग्लिश जब लोगों ने सुनी होगी ना, वो टाइम पे लोग पागल हो गए होंगे, क्या इंग्लिश बोलता है ये पागल, आई मीन ये बाबा आदमी, ये फकीर आदमी। देखो ना आजकल फोटोज बहुत आते हैं उसके, पता है 20 साल पहले की, 30 साल पहले के फकीर की तरह, एकदम बिल्कुल फकीर की तरह रहते हैं, धोती में, कोई ढंग ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने स्नान भी नहीं किया है 15-20 दिन के लिए, वैसी फोटोज है उसकी। वो टाइम पे आप शायद उनको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे एज ए गुरु। ये गुरु होता है ऐसा, आप समझ रहे हो। कोई एकाधिक कोई कर लेगा वो बात अलग है, जब उनको कोई सुनेगा तब, लेकिन शक्ल सूरत से कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली जो हमारी आंखें है ना, वो आंखें हमेशा हमको धोखा देती है। फिजिकल आंखें धोखा देती है, लेकिन उसके पीछे जो विजन है ना, परसेप्शन, वो धोखा नहीं देती है। वो बंद आंखों से हमें पहचान करवाती है असलियत से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए जितने भी योगी संत महात्मा होते हैं ना, कभी भी अपने आउटर पर्सनैलिटी पे काम नहीं करते, वो अपनी इनर पर्सनैलिटी पे काम करते। गांधी जी को देख लो, इतने सुकड़े आदमी, अगर आज गांधी जी होते और वो महान न होते तो आप बोलते बूढ़ा आदमी क्या, कौन है ये, आंखों से आप वही जजमेंट पास करते थे, ये बूढ़ा आदमी, टकला आदमी क्या करेगा। लेकिन उस बूढ़े टकले आदमी ने अपने आप को महात्मा बना दिया। अंडरस्टूड? देश को राष्ट्रपिता बना दिया। उस बूढ़े टकले आदमी का जो दिमाग था ना, उसने आजादी दिलवाई। शक्ल पे हम नहीं जा सकते। अंडरस्टूड? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे है हमारे कि जो आंखें बेसिकली है ना, वो हमेशा हमें धोखा देती है। हम सीधा पहली नजर में जो पसंद आया हम उसको सर्वस्व मान लेते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं होता है कभी भी। ये दोनों चीजों के पीछे है ना, दो डुअलिटी है। ये आंख, अगर आप पहली नजर में अगर आपको कोई चीज ज्यादा पसंद आती है ना, तो उसकी डुअल एनर्जी भी आपको पहचाननी होगी। जो फिजिकल आंख नहीं बताती है, वो इनर आई बताती है, हमारी इंट्यूशन बताता है आपको। जो आदमी, जो इंसान अगर आपको देखने से ऐसा लगता है कि विद्वान है, अच्छा है, महान है, जो भी है, लेकिन वही इंसान आपका जजमेंट रॉन्ग करवा सकता है। अंदर की आंखों से देखोगे तो पता चलेगा कि वो इंसान कौन है। तो नेचर में ड्युअलिटी है हमेशा। अंडरस्टूड? फिर ये कान की बात करते हैं, तो कान में क्या है? अभी आप, मैं जो बातें बोल रहा हूं ना, आपको बड़ा पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। अंडरस्टूड? अभी यहां पर मैं अगर गालियां बरसाऊं, कुछ भी बातें करूं, बराबर है, और एडल्ट जोक पास करूं, आप में से एक भी यहां रहेगा नहीं। अंडरस्टूड? और अगर मैं उसको कंटिन्यू करूंगा तो वैसे लोग आ जाएंगे, पंगत में आएंगे जरूर, जिनको एडल्ट जोक सुनने की आदत है या बड़ा मजा आता है उसको, जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए, जिनको क्रिटिसिज्म से और एडल्ट जोक से जिनको बड़ा आनंद आता है, तो उसकी भीड़ आ जाएगी यहाँ पर। सिंपल है, यहाँ सत्संग चल रहा है, तो चॉइस किया ना आपने कि मुझे ऐसी बातें सुननी है, इसलिए भाई चलो ये प्रोग्राम में आते हैं, आपने सिलेक्ट किया। इट इज एज सिंपल एज दैट। ड्यूअल एनर्जी है ना, मैंने क्या बताया, या तो अपनी आंखों से आप पोर्नोग्राफी देखो, क्राइम देखो, बराबर है, अत्याचार देखो, या तो अपनी आंखों से आप फूल को देखो, भगवान को देखो, नेचर को देखो, आसमान को देखो, पहाड़ को देखो। अंडरस्टूड?
या कुछ ऐसा क्रिएट करो, खूबसूरत दुनिया बनाओ जो आप देख सको, जो औरों को भी पसंद आए। वाह क्या दुनिया है, क्या घर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सभी तो ये, इसका मतलब ये नहीं कि जो कुदरत ने हमको ये इंद्रियां दी है तो ये खाली टाइम पास करने के लिए दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण है। इट इज अ टूल। ये इंद्रिया टूल है, इसको टूल की तरह इस्तेमाल करो। या तो इसका दुरुपयोग करो या तो इसका सदुपयोग करो, सिंपल है। नाक, या तो आप फिल्थ को सूंघे, कचरे को, कूड़े कचरे को सूंघो, बराबर है, या तो फिर आप फूल की खुशबू लो। इट्स अ टूल। नाक से हमें समझ में आ जाता है कि कुछ तो भी गलत है यहाँ पर। मैं सीधा आप ऐसा, अरे नहीं कुछ तो जल रहा है, अरे नहीं कुछ बेकार स्मेल आ रही है, कुछ तो भी गड़बड़ है यहाँ पर। मैं खुशबू आएगी, हाँ, मंदिर में जाते तो अगरबत्ती की सुगंध, धूप की सुगंध से मन कितना पुलकित हो जाता है एकदम। हम एकदम ध्यान मग्न हो जाते हैं। क्यों? घरों में हम क्यों लगाते हैं? यही कारण है, स्मेल अच्छी आनी चाहिए। अंडरस्टूड? फिर जीवा हमारी, टंग, तो या तो फिर आप कड़वा कड़वा स्वाद ले या तो फिर आप मीठा स्वाद ले, आपकी चॉइस है। इस टंग को आप या तो तामसिक का स्वाद दिलाए या फिर उसको स्वाद सात्विक का स्वाद दिलाए। ये तो खैर खाने की बात हुई, लेकिन टंग का काम केवल खाली टेस्ट के लिए नहीं है। इसका मेजर काम है बोलना, जो हम करते हैं। जितना हम खाते हैं ना, उससे हम कई गुना तो हम ज्यादा बोलते हैं। तो इस जुबान से आपको या तो कड़वे वाक्य बोलो, किसी को हर्ट हो जाए वैसी वाणी बोलो, या तो फिर इस जुबान से आप मीठी वाणी बोलो जिससे लोगों को पसंद आए और लोग आपकी ओर आकर्षित हो। ये काम है हमारा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? या तो मीठी वाणी बोले, मधुर वाणी बोले, या तो फिर कड़वी वाणी बोले, पेनफुल वाणी बोले, राइट? और जो स्पर्श की जो मैं बात कर रहा हूं मैं, या तो फिर आप इससे भोगे, अलग 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 जिस्म को भोगो, बराबर है, या तो फिर आप इसको साफ सुथरा रखे और इसको आप समझ लो कि इसको अछूता रखे आप बिल्कुल भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए हमारे पहले से ही हमारे कल्चर में हाथ मिलाने का कल्चर नहीं था, नमस्कार का कल्चर, ताकि हम बॉडी से बॉडी कनेक्शन कम रखें जितना हो सके उतना, दूरी बनाए। 2 गज की दूरी बरसों से था, आज से नहीं था। ये तो कोरोना ने क्या कर दिया, बेसिकली बहुत ही ज्यादा कुछ हो रहा था कि मॉरल वैल्यूज लोगों के एकदम घटिया किस्म के हो गए थे। तो कुदरत ने क्या कहर मचा दिया, ऐसा ही कहर मचाओ कि नियम ही बन जाए, 2 गज की दूरी होनी चाहिए, किसी से हाथ मत मिलाओ, नमस्कार करो। ये नया नया है क्या? पुराना है सब, पहले से ही चलता है। अंडरस्टूड? किसी को गले मत मिलो, दूरी बना के रखो। मास्क आज से पहनते हैं क्या लोग? परसों से पहनते हैं। जितने भी बुद्धा के फॉलोवर्स है, जितने भी महावीर के फॉलोवर्स है, ये सभी लोग मुंह बांध के रखते हैं अपना, ताकि हमारे मुंह से जो जर्म्स निकलते हो वो किसी और के पास ना जाए, और किसी और के मुंह से जो जर्म्स निकल रहे हो वो हमारे मुंह में ना आए। ये आजकल से थोड़ी है, हजारों सालों से है, ताकि बैक्टीरिया ट्रांसमिट ना हो। अंडरस्टूड? मेरे बैक्टीरिया आप में ना जाए, आपके बैक्टीरिया मेरे में ना जाए। ये तो बात छोड़ो, जब से मैं मुंबई में आया और ये ट्रैफिक से जब मेरा नाता जुड़ा, ट्रेन में जाना, बस में जाना, ऐसे भीड़ भीड़ में मसल के सैंडविच बन के जाना, तो हमेशा ना मैं पहले रुमाल कैरी नहीं करता था शुरू में, फिर मैंने रुमाल कैरी करना शुरू कर दिया। जब भी मैं ऐसी पब्लिक प्लेस में रहता हूं ना, मैं अपना रुमाल निकाल करके ऐसा रखता हूं। ट्रेन में लिटरली मैं ऐसा करता था। मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मेरे बॉडी ने मैसेज दिया कि भी अपना तू मुंह ढक ले, या किसी की पसीने की सुगंध आ रही है, बदबू आ रही है, किसी के मुंह से बदबू आ रही है,
लोकल ट्रेन की क्या हालत है पता है? हम ऊपर ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं, बगल में यहाँ पर मैं पूरा सैंडविच बने हो आप सोचो किसी की बगल, आपका नाक वहां पर है, क्या हालत खराब होती है पता है? जिसने एक्सपीरियंस किया है ना उसको पता है। खुश नसीब हो कि आप लोग मुंबई में नहीं हो। अंडरस्टूड? और अगर मुंबई में, मतलब मुंबई में सबकी ये हालत नहीं है, लेकिन सभी मिडिल क्लास फैमिली की ये हालत है। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन ट्रांसपोर्ट या कोई भी मुंबई की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो भी रिक्शा के अलावा जो यूज करता है ना, उनकी यही हालत है। तो मैं लकीली है ना ऐसा ऐसे 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 करके चलता था, लिटरली एक हाथ ऐसे रहता था, एक हाथ ऐसे रहता था ट्रेन में। क्यों? मुझे नहीं मालूम था कि कोरोना का असर, नहीं वो नहीं था, यही था, मेरे बॉडी ने बोला कि भाई ये जो है ना ये असर कर रहा है, सीधा दिमाग पे हिट होता है वो। क्योंकि माय बॉडी वाज नॉट अलाउड, आई मीन मुझे, माय बॉडी वाज नॉट अलाउइंग मी टू इनहेल सच थिंग्स। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये हमारे जो है पहले से ये कल्चर में था। अभी इन चीजों को, अभी इससे ये, इन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। ये कर्म इंद्रिय जब हम कार्य करते हैं, इसी से ही हम अनुमान लगाते हैं कि ये आदमी सही है गलत है। आप जो मेरी वाणी सुनते हो ना, इसलिए आप मुझे सर बुलाते हो, गुरुजी बुलाते हो। अगर यहाँ पर मैं बिजनेस की बात करूं ना, धंधे की बात करूं, कुछ और सब्जेक्ट की बात करूं इसके अलावा, तो शायद नो, आप मुझे गुरुजी नहीं बुलाओगे, सर नहीं बुलाओगे, क्योंकि मेरी पहली इंप्रेशन आपके दिमाग में ये है कि ये आदमी योगा सिखाता है, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, थोड़ा बहुत ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल हेल्थ के ऊपर में सिखाता है। तो एक नजरिया मेरा अलग है आपके माइंड में। लेकिन अगर मेरी पहली इंप्रेशन ये ना होती और उसके विपरीत कुछ होती, सपोज कि मैं स्पोर्ट्स में होता या फिर मैं कुछ बिजनेस में होता और मेरा अप्रोच बिजनेस ही होता, कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए यहाँ पर मैं होता, कुछ भी सेल्स या मार्केटिंग, एनीथिंग एनीथिंग सच लाइक, तो आप सर जी क्यों बुलाओगे? नाम से ही बुलाओगे मुझे ना, जी दिगवासा जी, जी भी शायद नहीं लगाओगे, सीधा नाम पे संबोधित करोगे, दिगवासा ऐसा है, तू कर, आप करके भी नहीं बुलाओगे। कुछ लोग आप करके बुला लेंगे, अदरवाइज तू से ही बात करते हैं लोग। फर्क है ना, फर्क है। या तो आप अपने आप को डिवाइन बनाओ या तो अपने आप को डेविल बनाओ। संसार में दो एनर्जी है, या तो आप राम बन जाओ या रावण बनो, सीधी सीधी बात है। या कृष्ण बनो या कंस बनो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिवाइन बनो या डेविल, देखो शब्द, देखे शब्द का ही फर्क है। डिवाइन भी डी से है, डेविल भी डी से। या तो डिवाइन बनो या तो डेविल बनो। डेविल बनोगे तो लोग आपको तू कार से बुलाएंगे, डिवाइन बनोगे तो आप करके बुलाएंगे, राम बनोगे तो पूज करके बुलाएंगे, रावण बनोगे तो फिर ये जाए तो अच्छा है यहाँ से। अंडरस्टूड माय पॉइंट? कृष्ण बनोगे तो लोग आपको विनम्रता से और पूजनीय बना देंगे आपको, और कंस बनोगे तो फिर बस वही डेविल है, और क्या राक्षस की हिसाब से आपको लोग देखेंगे। तो क्या आप इन इंद्रियों से क्या बनाना चाहते हो, पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही छोटा था, लेकिन इसको समझने के लिए ना ये बड़ा ही विस्तार से मुझे इसलिए समझाना पड़ा। अभी आप बोलते हो कि डायरेक्टली सीधा ध्यान में चले जाओ, मुझे बताओ आप ध्यान में चले जाओगे, 1000 लोग जब ध्यान में बैठाने की कोशिश करेंगे तो हार्डली 10% लोग बिना आसन किए चले जाएंगे। और वो भी क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उन्होंने अभी आसन, ये जन्म में आपको आसन करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी आसन कर लिया पिछले जन्म में, वो सारी एफर्ट आपने डाल दी। अभी मुकेश अंबानी जब पैदा हुआ तो क्या उसको अपने पिताजी की तरह वो बोरिया बिस्तरा लेकर की क्या उसको दुकान दुकान जाना था क्या माल बेचने के लिए? नहीं ना, वो ऑलरेडी एफर्ट कर ली उसके फादर ने। उसको वो एफर्ट करनी है जहां से उसके फादर ने छोड़ा है, और वहां से उसको आगे लेके जाना है। इट इज अ साइंस।
सदगुरु ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अक्सर बताते हैं, बराबर, उसके नाम पे तो बुक भी लिखी गई है। पिछले जन्म में उसने बहुत योगा किया, इतना योगा किया, पूरी जिंदगी योगा किया उसने, बराबर। ये जन्म में क्यों योगा नहीं कर रहे? इतना घूमते रहते यहाँ वहां सब जगह पर, अमेरिका इंडिया, अमेरिका इंडिया अमेरिका, और उसके अलावा बाकी के देशों में, और लेक्चर डालते रहते हैं। उसके सभी फॉलोवर सभी क्रियाएं करते हैं, जो भी है, 3 घंटे 4 घंटे की साधना, उनके पास उतना टाइम नहीं है करने के लिए। जरा सोचो क्या है, उन्होंने ऑलरेडी कर ली है वो सारी चीजें, अंडरस्टूड? उन्होंने ऑलरेडी कर ली है और वो पक गया है, अभी उसको जरूरत नहीं है, अभी वो वहां से ऊपर उठ चुके हैं। तो ये सेम, ये तो स्पिरिचुअल आदमी की बात हो गई, लेकिन और किसी की भी आप ले लो, आप जैसा मोदी जी को ले लो, क्यों उनको सीधा चाय वाले से डायरेक्ट उसको प्रधानमंत्री बना दिया? क्योंकि जब वो चाय वाले थे तब वो ये नहीं मानते थे कि मैं चाय वाला हूं, अंडरस्टूड? उसको पता था कि मैं चाय वाला नहीं हूं, मैं कुछ ऐसा काम करने के लिए इस धरती पे आया हूं कि मैं समाज में परिवर्तन ला सकता हूं। मैं जब वो चाय बेचते थे तब उसके दिमाग में ये सोच चलती थी, क्या मैं संत बनूं या फिर मैं राजनीति में जाऊं? उसका जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए वो हिमालय गए। उन दिनों की बात कर रहे हैं जब वो 17-18 साल की उम्र के थे। वो जवाब ढूंढने के लिए हिमालय चले गए, बद्रीनाथ केदारनाथ में थे वो, और वहां पर मैं 2 साल रहे और किसी गुरु के अंडर में रहे, सानिध्य में। तब उनको एहसास हुआ संत बन के भी वो सेवा कर सकते थे समाज की, और राजनीति में जाकर के भी समाज सेवा कर सकते थे। तो उनके गुरु ने कहा कि तू राजनीति में जाकर के समाज सेवा कर। दोनों की कैटेगरी सेम है, पता है? संत भी, संत संत क्यों बनता है पता है? संत बनना इतना आसान नहीं है, ये बात पहले आप समझ लो। जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं ना कि हमको योगी बनना है, हमको संत बनना है, ये कंकरों से भरा पड़ा हुआ रास्ता है, ये कांटों से भरा पड़ा हुआ रास्ता है। बाहर से दिखता है बहुत अच्छा है, क्योंकि मन में वो आदमी आपको शांत दिखता है ना, लेकिन ये रास्ता उतनी ही तपस्या मांग लेता है, उतनी ही कठिन तपस्या मांग लेता है, बलिदान मांग लेता है, बहुत सारी चीजों का, आपकी इच्छाओं का बलिदान मांग लेता है वो, पता है? हमको होमना पड़ता था, अपने आप को झोंकना पड़ता है आग में। एक जमाने में आपकी इच्छा थी कि मैं मर्सिडीज में घूमूं, आप संत के रास्ते चल पड़े, और अभी आपने मर्सिडीज ले भी ली, मर्सिडीज को त्यागना पड़ता है। इतना आसान काम थोड़ी है वो, इतना आसान काम नहीं है वो। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे संत बनना है, तो उसके पीछे का मतलब ही यही है कि आप दुनिया के लिए भगवान बनना चाहते हो, ईश्वर बनना चाहते हो, समाज सुधार का काम करना चाहते हो आप, अंडरस्टैंड? क्योंकि संत की अपनी पर्सनल लाइफ नहीं होती है, हो ही नहीं सकती है। संत का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मचर्य बन गया। इसलिए देखो बड़े बड़े गुरु जो होते हैं ना, वो कभी ऐसे ही किसी को, लाखों की तादाद में लोगों को ब्रह्मचर्य नहीं बनाते हैं। वो देखते टटोलते हैं कि भी कितना इसके अंदर में डिवोशन है इस रास्ते के लिए। पत्थरों से कंकरों से भरा पड़ा हुआ है ये पूरा रास्ता, इतना आसान नहीं है, इट इज वेरी टफ। घरेलू आप संत बने तो वो चीज अलग है, वो पूरा अलग चीज है, वो फिर भी काफी कंफर्टेबल वाली लाइफ है। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य वाला रास्ता अगर सिलेक्ट करते हो, एकांत में जीवन बिताना है आपको, कोई फैमिली नहीं बनानी है, जो फैमिली उसको भी छोड़ देना है आपको, तो वो रास्ता बहुत ही कठिन है, ब्रह्मचर्य वाला रास्ता है वो। आपका खुद का देख रेख आपको करना है, बराबर है। उसके अलावा समाज के लिए जब काम करना होता है तो कहाँ आपको सोना है, कहाँ आपको रहना है, वो आप डिसाइड नहीं करते हो, समाज डिसाइड करता है आपके लिए। जरा एक बार है ना अपने आप को उस व्यक्ति के जीवन में अपनी अपने आप को रख करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितना कठिन है वो रास्ता। तो इसलिए उन्होंने वो सोचा कि भी मुझे समाज सेवा का काम करना है, अंडरस्टैंड? तो एक चाय वाला ने एक्सेप्ट नहीं किया था। एक चाय वाले के दिमाग में ये था कि मेरी औकात ये नहीं है, मैं जानता हूं मैं इसके लिए नहीं बना हूं, आज मैं चाय बेच रहा हूं वो बात अलग है, लेकिन मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, आई डिजर्व समथिंग मोर।
अंडरस्टूड? पहले से वो सोच थी कि आई डिजर्व समथिंग मोर बिगर देन दिस, इसलिए एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। कितने चाय वाले क्यों लोग नहीं बनते प्रधानमंत्री या मंत्री? नहीं ना, सोच में फर्क है और कुछ नहीं है। पहले से वो प्लेटफॉर्म रेडी था, इसलिए इतनी तेज गति से वो आगे गए और प्रधानमंत्री बन गए। एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट, गाड़ियों में जो पेट्रोल भरता था, वो आदमी ने ये सोचा कि मैं जिंदगी भर पेट्रोल भरने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं कुछ और काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। इसलिए वो आदमी पेट्रोलियम कंपनी का मालिक बनता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी डालता है, धीरूभाई अंबानी। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो ये जो रहता है ना, तो पहले से उन्होंने प्लेटफॉर्म, पिछले जन्म में वो सारा काम उन्होंने कर लिया है, सारी एफर्ट डाल दी है उन्होंने ऑलरेडी। इसलिए जब वो इस लाइफ में आता है ना, धड़ाधड़ 30-40 साल के अंदर में वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, वो बहुत ही तेज गति से। अगर अभी हम नहीं पहुंच पा रहे वहां पर में, क्यों? उन्होंने जो जर्नी क्रॉस की है ना, वो जर्नी हमें पहले क्रॉस करनी पड़ेगी। हमें लगता है वाह क्या बात है, यह आदमी ने बहुत जबरदस्त तरक्की की, लेकिन तरक्की की उससे सीढ़ियां क्या चढ़ी पहले वो देखो, उसने कितने पापड़ बेले, उसने क्या काम किया वो पहले देखो। और किसी ने पूछा था सदगुरु को कि मुझे आपके जैसा बनना है। हाँ ठीक है, मैं बना दूंगा। सदगुरु ने बोला मैं बना दूंगा। तो वो पूछती है कितना टाइम लगेगा? बोले मुझे 3 जन्म लगे, तेरे पास कितना टाइम है? क्या बोला उन्होंने? सीधा सीधा जवाब था, हाँ मैं बना दूंगा तुझे, मुझे 3 जन्म लगे यहां तक पहुंचने के लिए, बराबर है, ये मेरा तीसरा जन्म है, लगातार मैं काम कर रहा हूं। ये जन्म में आप लोग जो इतनी भारी तादाद में मेरे पास आते हो, बैठते हो, मुझ पे विश्वास करते हो, मैं जो बोलता हूँ आप कर देते हो, बराबर, लाखों की तादाद में लोग मुझसे मतलब ये मेरे पास आते हैं सीखने के लिए और मोक्ष पाने के लिए। इसके लिए मुझे 3 जन्म लगे। आपके पास कितना टाइम है? आप कितना टाइम देना चाहते हो? वो बोलती बंद हो गई उसकी। तो उसने बोला क्या तू अभी से, आज तू आई है ना यहाँ पर, मैं अभी सत्संग वहां चल रहा था आश्रम में, मैं भी था वहां पर, तू आई है ना, तू यहाँ ही से फोन करके बोल सकती है अपने घर वालों को अभी मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं पर मैं रहूंगी पूरी जिंदगी। अगर तेरे में वो हिम्मत है तो फिर मैं तुझे इस पोजीशन पे लाके बिठा दूंगा कि तू बन जाएगी, और तू पूरी न्योछावर करती है। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब लोग नहीं बन पाते हैं ऐसा। काम कितना किया है ना वो देखना पड़ता है उसके पीछे, सक्सेस के पीछे। अभी जैसे मैं जिस पोजीशन पे हूँ, बराबर है, मेरी जो इमीडिएट फैमिली है, नॉट माय वाइफ एंड ऑल, लेकिन मेरे फादर और मेरे भाई, पहले वो खुश नहीं थे मेरे इस काम से, मतलब मेरे इस निर्णय से कि ये क्या है यार, ये जॉब वॉब छोड़ करके, अपना व्यापारी वाला काम छोड़ करके ये सब योगा होगा, ये संत महात्माओं का काम करने लगा, ये सब फकीरों वाला काम, ऐसी कुछ मन में भावनाएं चलती थी ना। तो ये सब मैंने एक्चुअली सुना है और झेला भी है, पता है, और मैंने भी दरिद्रता देखी है अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है। तो मैंने फिर, लेकिन पता नहीं अंदर से एक ऐसा भाव था कि मैं इसमें ही लगा रहूं चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं लगा रहा, ताने सुनता रहा मैं अपने घर वालों की, और जो मेरे शुभ चिंतक थे, मेरे कुछ यार दोस्त भी थे, पर्सनली यहाँ मेरे घर पे आए, 2 दिन रहे खाली मुझे सुनाने के लिए कि तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, तेरा निर्णय बहुत गलत है, तेरे बीवी बच्चे हैं, भूखे मरेंगे, क्या खिलाएगा तू उसको, कौन क्या देगा तू इसके अंदर में है? अभी तो बच्चे छोटे, उसको बड़े भी करना है, जब उसको बड़ी स्कूल में डालोगे, हायर एजुकेशन, ये सब खर्चे बहुत महंगे हैं, शादी ये वो सब। मैं चुपचाप सुनता था, कुछ नहीं करता था, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलता था, मैं खाली लास्ट में यही बोलता था कि कुल मिलाकर की पूरे महीने का जो भी मेरा खर्चा है घर चलाने के लिए, बच्चों की स्कूल की फीस प्लस मेरे अपने जो खर्चे हैं, पता नहीं पैसा कहाँ से आ जाता है, बस हो जाता है जुगाड़। इसका मतलब ये है, अच्छा तू कमा लेता है? मैं बोला हाँ, तो मैं मांगता थोड़ी हूँ लोगों से, मैं आपको क्या लग रहा है मैं लोन पे लोन लिए जा रहा हूँ?
पैसे आ जाते हैं। और कैसे आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि क्या है ना, विधाता को पता है कि भी मैंने इसको 32 दांत दिए हैं चबाने के लिए, तो इसको इतना तो भोजन देना ही पड़ेगा। और मेरे पीछे और 3 लोग हैं जिन्हें भी 32 दांत दिए हैं, पेट दिया है, तो उनके पेट में भी डालना पड़ेगा, तो उनके हिस्से का भी आ जाता है मेरे ही थ्रू। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं 3 जन का करियर भी लगा हुआ है, बराबर है। इस घर में 2 बच्चे और मैं और मेरी वाइफ, 4 जन का करियर, मतलब मेरे पीछे 3 जन का करियर लगा हुआ है, बराबर है। तो उसके लिए भी उन जो भी हमारी इच्छा होती है कि चलो ये काम तो हमें करना ही है, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, बराबर, उसकी अच्छा एजुकेशन देना है उसको, तो उसके लिए भी विधाता मुझे कहीं ना कहीं से अरेंज करके दे देता है। तो मैंने बोला ये जिससे आज इंसान को टेंशन आता है ना, स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस तो वो ले रहा है, उसके लिए वो स्ट्रेस नहीं है, जब वो विधाता ले रहा है ना। इसलिए मैं रिलैक्स होकर के काम कर रहा हूँ, धोती कुर्ता पहनता हूँ और लोगों को मैं भाषण देता हूँ, लेक्चर देता हूँ, योगा सिखाता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे हेल्थ ठीक करना होता है। और जब ये गाड़ी अटकेगी तब मुझे सोचना पड़ेगा, जब तक उसने वहां पर मैं सप्लाई चालू रखा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज ये 3रा साल चल रहा है, और 3रा साल यार कोई 3 साल कोई कम पीरियड नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। 3 साल से सप्लाई चालू है उसकी, कांस्टेंट उसकी सप्लाई चालू है। ये बात जो है ना, ताली बजाने वाली बात है, क्योंकि ऊपर वाले के लिए ताली बजानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि 3 साल से मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म में ला करके रखा, जिस सब्जेक्ट के बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं था कि इससे पैसा कैसे कमाया जाता है, इससे अर्थ कैसे सर्जन किया जाए। गेटिंग माय पॉइंट? मेरे कुछ जो दोस्त थे उन सभी के मन में ये विचार आता था कि यार ये करेगा कैसे, मतलब आज वो सभी लोग जब देखते हैं कि यार टिक गए, यार मानना पड़ेगा, टिके हुए हो अभी भी, मतलब अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो इट वर्क्स। कठिन है लेकिन काम करता है ये। कब काम करेगा? जब आप उसमें डाल दोगे, झोंक दोगे अपने आप को। अंडरस्टूड? तो जब ध्यान करना होता है ना समीर जी, सीधी सीधी बात है, पहले जो हमारी जिन विचारों से, जिन इच्छाओं से हमारी इंद्रियां बार बार झांक जाती है, हमें उसको शांत करना बहुत ही जरूरी है। इट इज वेरी 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 कंपल्सरी। आपने प्लेटफॉर्म रेडी कर लिया है, पिछले जन्म में शायद बहुत काम कर लिया होगा, इसलिए विधाता ने आपको वैसा ही शरीर दे दिया, सीधा जाकर की बैठ, अभी योगा नहीं करना है तुझे, थोड़ा बहुत वार्म अप कर ले और डायरेक्ट बैठ जा। तो आपकी परसेप्शन अलग रहेगी, आप बोलोगे कि योगा थोड़ी, क्या जरूरत है ध्यान करने के लिए, कोई योग की जरूरत नहीं है, वो आपकी हकीकत है। अंडरस्टूड? लेकिन जो दूसरा आदमी है जिसकी हकीकत यह है कि जब भी मैं बैठता हूं ध्यान लगाने के लिए तो मेरा मन यहां वहां भटकता है। एक 19 साल का लड़का ध्यान में बैठता है तो उसको लड़की याद आती है, उसको बर्गर पिज्जा याद आता है, उसको पार्टी मौज मस्ती नशा याद आता है। कहां से ध्यान? या तो वो अय्याशी का ध्यान करे या तो फिर अपनी सांसों पे ध्यान लगाए। नहीं करता है कोई, पता है। एक मिड एज वाला आदमी, 30-40 साल वाला आदमी, वो जब ध्यान में बैठता है तो उसको कंपनी याद आती है, पैसा याद आता है, उसको पैसा दिखता है उसको ध्यान में, उसको अपनी पोस्ट पोजीशन दिखती है, करियर दिखता है, फैमिली दिखती है, जिम्मेदारी दिखती है। कहां से वो ध्यान कर लेगा? वो करेगा वो ध्यान, वो गाइडेड मेडिटेशन कर सकता है लेकिन साइलेंट मेडिटेशन नहीं कर सकता है। गाइडेड मेडिटेशन अलग चीज हो जाता है, तो सपोर्ट ओरिएंटेड है कि कोई गाइड कर रहा है, कोई बोल रहा है, या कोई ऑडियो लगा दिया आपने, सांस पे ध्यान दो, रिलैक्स करो, ये करो, वो करो, अभी ये इमेजिन करो, वो इमेजिन करो, फिर कुछ 5-7 मिनट के लिए फिर वो थोड़ा सा साइलेंट में चले के बाहर निकल के आ गए। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो रिलैक्सेशन टेक्निक है, वो मेडिटेशन नहीं है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो एक तो वो हो गया। और एक बीमार आदमी, उसको इस बात की चिंता है कि यार मैं बीमार हूं, वो ध्यान नहीं कर पाता है, फिर वो कहां ध्यान करेगा? क्योंकि ध्यान में बैठता है उसका ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, ये नहीं हो जा रहा है, वो नहीं हो रहा है। चिंतित मन है उसका। चिंतित वाला मन कभी भी
ध्यान नहीं कर सकता है, सीधी सीधी बात है। इसलिए यम नियम आसन करना पड़ता है। पहले इस ढांचे को सिस्टम में लेकर आओ। जब ये सिस्टम में आएगा तब ये आगे की यात्रा करेगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? गॉट इट क्लियर? कम से कम 20-30 मिनट हो गया इसी आज क्वेश्चन को लेकर। और किसी को कोई सवाल है? गुरुजी सिर्फ एक ही, ये यम क्या है? यम शॉर्ट में अगर बताएंगे तो। यम, हाँ, यम मॉरल वैल्यूज है ना। चोरी नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको व्यभिचार नहीं करना है, फिर आपको हिंसा नहीं करनी है, और फिर आपको क्या कहते हैं, एक वर्ड है मैं भूल गया मैं, जैसे कि ग्रीड। हाँ, ग्रीड 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 समझ तो, भीख मांगना नहीं। ग्रीड एक होता है लालच करना, जैसे कि किसी का देख करके आपका मन ऐसा वो हो जाए कि वो चीज मेरी हो जाए, वैसा ऐसी फीलिंग आती है लोगों को। पता है, किसी आपके पड़ोसी ने गाड़ी ली, काश ये गाड़ी यार मेरे पास आ जाए तो, यार ये गाड़ी मेरी। माइंड हमारा वैसा भ्रम करवाता है। पता है, सिंपल एग्जांपल देता हूं, देखो ये सबके साथ होता है, सबके साथ। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो आपसे पद प्रतिष्ठा और पैसों में ज्यादा आगे हो, आपसे बड़ा हो, उसके घर में जाओगे या उसका ऑफिस देखो, उसके ठाट वाट देखोगे ना, तो आप पहली फीलिंग ये आती है, पता है, कॉमन इंसान की बात कर रहा हूं। कॉमन इंसान कितने परसेंट में आते हैं? अराउंड 70-75% की बात कर रहा हूं मैं। तो कॉमन मिडिल क्लास आज इंसान के माइंड में क्या विचार आता है पता है? काश ये आदमी मेरे को ये गिफ्ट दे दे तो, या ये वस्तु मुझे मिल जाए तो। यस और नो, ईमानदारी से मुझे जवाब देना। पहला विचार यही आता है। अगर आप अपने किसी दोस्त के घर पे या किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो गई जो आपसे पद प्रतिष्ठा और पैसे में ज्यादा है, बड़ा है, और उसके पास में मान लो 4 गाड़ी है, बराबर है, तो उनसे क्या होगा? हम इतना मीठा मीठा बोलने लगते हैं उसके साथ में, ऐसा व्यवहार रखने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो उसकी अपनी मर्सिडीज आपको गिफ्ट दे देगा। ले भाई समीर, रख, तुझे मैंने दे दिया गिफ्ट, तू मेरा यार है। राइट और रॉन्ग? हम बोलते नहीं है, जताते नहीं, लेकिन ये हकीकत है, ये माइंड ऐसा करता है हमारे साथ में। अंडरस्टूड? और हम बड़े ही एक्साइटेड होते हैं उनके साथ घूमने जाने के लिए, ताकि वो अपना बिल पे करे, और हम उनके साथ कनेक्टेड इसलिए रहना चाहता था कि हमारी इज्जत बढ़े। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लाइफ। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, अभी मैं उनके कनेक्शन में कम ही हूं, लेकिन अभी उनका रवैया कैसा है लोगों के प्रति, जरा मैं आपको एक पिक्चर समझाता हूं। मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मेरे फ्रेंड में आते हैं, पुराने फ्रेंड है। मैं पिछले ही कुछ 2-3 महीने पहले मैं उनसे मिलने गया था, गुजरात में रहता है। तो क्या था ना कि वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, अच्छी लाइफ जी रहा है, अपना घर का ध्यान रख रहा है, जॉब कर रहा है, डिसेंट जॉब कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपना खुद का घर भी है, सब ओके है। लेकिन उनके सर्कल में उनकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों के साथ में जो पद प्रतिष्ठा और पैसे में उनसे कई गुना आगे है। किसी के पास में BMW है, किसी के पास में 15-20 लाख की गाड़ी है, जो भी है सभी गाड़ी वाले हैं, वेल फ्लरिश्ड लोग हैं, काफी अच्छे कैसा पैसा वाला है, और सब बिजनेस वाले लोग हैं। तो ये क्या होता है ना कि उसकी बात बात में यही बात आती थी, अपना वो दोस्त अपने को क्या देखने की जरूरत है, अपना वो दोस्त अपने को क्या जरूरत है, उसकी कमाई ही वही है पूरी जिंदगी की, कि उन्होंने ऐसे लोगों के साथ में दोस्ती बनाई है। अंडरस्टूड? बोले कि मैं जब भी बोलूं तब मुझे BMW मिल जाएगी, तो अपने को क्या करने की जरूरत है भाई? वो BMW अपनी ही है, वो उसके कागज पे तेरा नाम नहीं लिखा है, उसके कागज के उसी का ही नाम लिखा है जिसकी वो BMW है, तो तेरी नहीं है। वो तुझे वापरने के लिए दे रहा है, वो बात अलग है। तू गाड़ी को ठोकेगा, बिल वो पे करने वाला है, और उस बात का तुझे गुमान होता है, लेकिन उसको पूछ कि कितना दर्द हो रहा है उसको। अंडरस्टूड? कितने दिन ये दोस्ती चलती है?
दोस्त बदलते रहते हैं लोग, पता है। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं, पता है, इस दुनिया में। पहला माइंड ही वैसा चलता है कि आप देखो पैसे वालों के पास में क्यों इतनी सारी भीड़ लगी पड़ी रहती है लोगों के आसपास में। कारण ही वही, क्योंकि उनको चाहिए उनसे, और कुछ नहीं है। उनको चाहिए उनसे, और कोई कारण नहीं है। यही कारण है, कुछ ना कुछ तो हमें उनसे मिले, और हम उनको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ताकि जैसे कि वो अपनी पूरी जायदाद आपको दे देने वाला। मैं खुद वैसा सोच वाला आदमी था, पता है। कोई भी बड़ा आदमी देखा तो उसका आगे पीछे लट्टू पट्टू होता था, जैसे कि वो मुझे, मेरे पे बरसा देगा, धन की वर्षा कर देगा। बाद में मुझे अक्ल आई कि वो धनवान बना ना, वो बड़ा आदमी बना ना, अपने बलबूते पे बना है, ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं बनाया। वो तो तू अपनी औकात बना, अपने पैरों पे, अपने खुद के दम पे अपनी औकात बना, अपनी पहचान तू खुद बना। तू दूसरों की आइडेंटिटी लेकर के अपनी आइडेंटिटी बनाएगा, कहां से काम चलने वाला। ये सोच ने मेरा पूरा नजरिया बदल दिया, इसलिए मैं सीधा जॉब से बाहर आ गया, फटाक से, एकदम से। और इसी सोच ने मुझे किसी के टाइटल के अंडर में काम करने का मुझे मन ही नहीं होने दिया, किसी के ब्रांड के अंडर में भी, चाहे मेरे गुरु की ब्रांड क्यों ना हो। मुझे उसमें से भी मैंने एग्जिट ले लिया, पता है। क्योंकि अगर आप किसी ब्रांड के साथ में अगर कनेक्टेड रहकर के काम करना चाहते हो ना, तो फिर आप अपनी वैल्यू नहीं बना सकते हो। यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन वैल्यू। आप उनके लिए, उसके अंडर में अपनी वैल्यू बनाओ, वो दूसरी बात है, लेकिन आप अपनी पर्सनल ब्रांड वैल्यू नहीं बना सकते हो। तो उसमें भी गलत नहीं है अगर आप किसी के ब्रांड के अंदर में काम करके आप अपना योगदान देकर के, समय का दान देकर के आप अपना अपनी इज्जत बनाओ, वो बनाओ, उसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन सब लोग ये भी नहीं सोच सकते, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, नहीं सोच सकते सब लोग इतना। क्या सवाल था आपका? सॉरी, मैं जरा शायद ऑफ ट्रैक हुआ। मैंने पूछा था कि यम का हाँ, मतलब। या एग्जैक्टली। तो ये जो यम जो है अपना, बराबर है। तो यही चीज है, मैंने जैसे बताया कि उसमें जो पांचवा जो पॉइंट मैंने बताया ना, ग्रीड, ये ग्रीड यहीं से आता है। और ये ग्रीड आपको चक्कर में डालते रहता है कि जो तेरा है वो मेरा बन जाए। इसलिए लोग, पता है, हमारे इंडिया में कल्चर है, और चाइना में भी कल्चर है, कई सारे अलग अलग देशों में कल्चर है। जब भी अपनी कोई वस्तु लेकर के आते हैं, किसी ने घर बनाया, किसी ने गाड़ी ली, या किसी ने कुछ भी किया, कोई नई वस्तु बसाई, जो दिखता है आम लोगों को, तो कुछ लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं घर के आंगन में, दरवाजे पे या गाड़ी पे। कुछ लोग, साउथ इंडिया में जाओगे तो वो एक राक्षस जैसा एक फोटो रहता है, वो लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। नाम याद नहीं है मुझे उसका। अर्चना जी, अगर आपको नाम याद हो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो वो लगाते हैं। कुछ लोग जो बुल बुल रहता है ना, बुल का फोटो, कुछ लोग शेर लगाते हैं, जैसे राजपूत लोग शेर लगाते हैं अपने। सन, कुछ लोग सन की इमेज लगाते हैं। फेंगशू वाले क्या लगाते हैं, कुछ सिंबल्स लगाते हैं, ड्रैगन हो गया, ये हो गया। क्यों? ताकि किसी की बुरी नजर ना पड़े हमारी इस वस्तु पे। अभी ये बुरी नजर क्या है? यही तो बुरी नजर है। आपका वैभव देख करके, आपकी दौलत देख करके मेरे मन में ये विचार आ रहा है, काश ये घर मेरा हो जाए। होता है कि नहीं होता है? 101% होता है। काश ये मेरा घर हो जाए तो, काश ये गाड़ी मुझे मिल जाए तो, काश वो बीवी, इतनी खूबसूरत बीवी मुझे मिल जाए तो। ये ऐश्वर्या राय कहाँ यार, वो अभिषेक बच्चन, कोई साला कितनी खूबसूरत है, और वो देख, उस लंगूर को मिली, मुझे मिल गई होती तो। राइट? काश ये लड़की के साथ मेरा विवाह हो जाए, काश ये लड़की के साथ मेरा संबंध हो जाए। लड़की भी ऐसी सोचती है, काश इस लड़के के साथ मेरा हो जाए। तू तो बन पहला ऋतिक रोशन। अंडरस्टूड? तो ये जो है ना, ये 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 पांचवा नियम है यम का। इसको हमें हर हाल में, ये 5 लेवल है, पता है।
अगर आप इस 5 चीजों को कंट्रोल कर लोगे ना, फिर डिसिप्लिन में आ जाओगे आप इजीली। जब तक आपके मन में काश जो है ना, काश ये चीज मेरी हो जाए, अगर वो मान लो कि वो खत्म हो गया, अभी आपके अंदर ये नेगेटिव इमोशन क्रिएट करता है। बेसिकली क्यों मना किया है, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशन क्रिएट करता है हमारे अंदर में। अगर आपको गलत संबंध किसी के साथ बनाना हो, किसी के साथ में अगर आपको गलत संबंध बनाना है, तो इज इट पॉसिबल कि वो पॉजिटिव सोच से आप कर पाओ? सपोज कि सेक्सुअल रिलेशन बनाना है, आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन आप बनाना चाहते हो, इज इट पॉसिबल दैट यू कैन maintain extramarital affair having a positive mindset? Yes or no? It is not possible. सकारात्मक सोच कभी भी ये सोच नहीं दे सकता है कि तू किसी और के साथ में रिश्ता बना नाजायज। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? वो नेगेटिव सोचना पड़ता है अपनी पार्टनर के प्रति। क्यों? कहां से वो विचार आता है? बिकॉज वो व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ या तो खुश नहीं है, या तो फिर उसको बिरयानी खाने का शौक है। दोनों में से कोई एक चीज है। वाइफ अच्छी है या हस्बैंड अच्छा है, लेकिन उसके ही अंदर ये ऐसी संवेदनाएं, भावनाएं है कि मुझे अलग रिलेशन बनाना है किसी के साथ में, तो उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, उस लेवल पे कोई इलाज नहीं है। नेगेटिव सोचने से ही वो चीज करनी पड़ती है, क्योंकि झूठ बोलना पड़ेगा ना। एक झूठ बोलोगे तो दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा पहला झूठ को छुपाने के लिए। झूठ कभी भी पॉजिटिव माइंडसेट से झूठ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि झूठ अपने आप में एक नेगेटिव इमोशन है। आप एक वक्त पे एक ही काम कर सकते हो, या तो आप झूठ बोलो या तो सच बोलो। अंडरस्टूड? झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि पता है इसके अंदर में आपका पर्सनल बेनिफिट है, इसलिए आप झूठ बोलना चाहते हो। सामने वाले की आप हिंसा करना चाहते हो। आप झूठ इसलिए बोलते हैं, इंसान इसलिए झूठ बोलता है क्योंकि सामने वाला जो इंसान है ना, उसको वो हानि पहुंचाना चाहता है। उसको पता ना चले कि मैं तेरे साथ में हानि कर रहा हूं, इसलिए मैं तुझे झूठ बोल रहा हूं। यही तो कारण है ना, और कोई कारण थोड़ी है झूठ बोलने का। फिर हिंसा करनी, अत्याचार करना, हिंसा कभी पॉजिटिव माइंडसेट से थोड़ी हो सकती है। हिंसा करने के लिए आपको नेगेटिव ही सोचना पड़ता है, इसलिए पहले यम फॉलो करना पड़ता है। तो आप यम फॉलो करोगे तो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं आएगी आपकी लाइफ में। फिर आप डिसिप्लिन रहे, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, वो एनर्जी आपको सोने नहीं देगी, और आप सो तो जाओगे लेकिन आप उठोगे नहीं टाइम पे। हमेशा टेंशन में रहोगे, हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। रात को आपने झूठ बोला है, अगले दिन पूरा झूठ बोला हुआ है अपने लोगों से, सोने चले जाओगे, सुबह थोड़ी उठ पाओगे आप, उठ ही नहीं पाओगे। उठोगे तो दिमाग में घूमता रहता है, ये झूठ, वो झूठ, फलाना झूठ, ढिकना झूठ। मैं बोलूं योगा करो, कहां से योगा होगा? आप मुझे बोलोगे मेरा ये प्रॉब्लम है, जरा सॉल्यूशन निकालो इस बात का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए योगा नहीं हो पाता है जो आदमी झूठ बोलता है। आप आसन में हो, फटाक से याद है, अरे यार वो हो गया, तो चलो 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 आज हो गया, बस 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 ठीक है, बस हो गया, अभी अभी योगा नहीं, काम आ गया, कुछ याद आ गया मुझे। अंडरस्टूड? आपने गलत रिलेशन रखा हुआ है, नाजायज संबंध, बराबर है। मोबाइल में अगर आपने पहले लॉक नहीं रखते थे, फिर आपने लॉक लगाना शुरू कर दिया, वाइफ पूछेगी लॉक रखना क्यों शुरू किया आपने भाई, क्या कारण है? तो आप उल्टा सीधा कुछ भी रीजन दे दोगे। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी किसी दिन उसको पता चल गया कि इसकी मोबाइल की चाबी ये है, और टिंग मैसेज आया आपकी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का, और बोलते हैं ना कि भाई वो चिड़िया का बैठना और उस डाल का टूटना, तो वैसी स्थिति पैदा हो ही जाती, होती ही है कि आपका मोबाइल आपके पास में नहीं है, कहीं पड़ा हुआ है, और आप किसी काम में उलझ गए हो, और फटाक से टिंग मैसेज पड़ा हो, डार्लिंग आज कितने बजे मिल रहे हो, खत्म कहानी। बस आपकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये डार्लिंग कौन है भाई? अंडरस्टूड? ये डार्लिंग है कौन?
फटाक से सीधा टेंशन 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 गया आपका 10 15 50 दिन, जो भी जितने भी दिन जाने, कहां से योग होगा इसके अंदर में? फिर बोलोगे यार टेंशन टेंशन है, टेंशन मेरी जिंदगी में। अंडरस्टूड? किसी कस्टमर को आपने धोखे से कुछ और माल बेचा है, गड़बड़ वाला काम कुछ किया है, तो आएगा दिमाग में, टेंशन ही आएगा, फ्रस्ट्रेशन। इन्हीं लोगों को फ्रस्ट्रेशन रहता है, बाकी किसी को मुझे क्यों फ्रस्ट्रेशन नहीं है? मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों फ्रस्ट्रेशन नहीं है? मैं बड़ा सुकून से रहता हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं है, मुझे गलत रिलेशन नहीं रखना है, बराबर है? मतलब मुझे हिंसा नहीं करनी है, और मुझे लालच भी नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें है, तो फिर वो है ही नहीं, तो खत्म हो गई बात। फिर विधाता उस इंसान को अपने हाथ में ले लेता है, चलो भाई इसने मेरा कहा माना, इस ये नेचर के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो अभी मुझे इसको देना पड़ेगा जो ये मांगेगा। तो भगवत गीता में साफ साफ लिखा है, कृष्ण तो बोलते ही है, तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो विधाता वो बोलता है कि तू मेरे नियमों को फॉलो कर, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दे दूंगा, बस तुझे चाहिए ना बस। या तो फिर तू उस तरीके से लेगा, तू टेंशन फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, बेटर है कि तू भाई तू जो मैं बोलता हूं वो तू कर, तुझे ज्यादा मिलेगा, उसमें तेरी जिंदगी निकल जाएगी। ये तो तू खाली बोलेगा और मैं तुझे दे दूंगा। इसलिए वो कहवत, ये उसके ऊपर में मूवी भी बनी है, ओम शांति ओम। अगर किसी चीज को आप दिल से चाहो, तो शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए कोशिश में लग जाती है। तो बेसिकली क्या है ना, खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने से काम नहीं चलता है, उसके नियमों को भी फॉलो करना पड़ता है। पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करते हो ना, तो पूरी एनर्जी हमारी वाइब्रेंट रहती है, एकदम जबरदस्त रहती है। कभी सभी इंसानों ने, हम में से जितने भी लोग यहाँ पर में अभी इस सत्संग में मौजूद है, इन सभी लोगों ने पॉजिटिव एनर्जी के बारे में हमने एक्सपीरियंस किया है। जब आप एकदम हाईली चार्ज अप रहते हो, आपने बस खाली सोच लिया कि ये चाहिए और फटाक से होता है, ऐसे कई सारे काम आपके हुए होंगे, सोचा और बहुत ही फास्ट फास्ट मैनिफेस्ट हो गया। और कुछ इच्छाएं ऐसी होगी जो आप सालों से सोच रहे हो फिर भी नहीं हो रही है, क्योंकि उसके पीछे एनर्जी नहीं लग रही है उतनी, वो एनर्जी नहीं क्रिएट हो पा रही है उस सोच के लिए, उस डिजायर के लिए। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो ताकत, एनर्जी लगानी पड़ती है उसके पीछे। एनर्जी लगा दो, एनर्जी क्रिएट करो, फिर देखो। नेगेटिव माइंडसेट से नहीं होती है चीजें मैनिफेस्ट, वो नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट होती है। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए देखो, महाभारत के अंदर में, कुरुक्षेत्र के मैदान में इतने चैलेंजेस डाले इन लोगों ने, कौरव लोगों ने पांडव के ऊपर में, लेकिन उसके पक्ष में कृष्ण थे, पांडव के पक्ष में, और पूरी एनर्जी वाइब्रेंट थी, पॉजिटिव थी। एक एक सैनिक की एनर्जी पॉजिटिव थी कि हम देश के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, और वो दुर्योधन के लिए कर रहे हैं, बस ये फर्क था। वहां पर में एक एक आदमी पूरी अपनी जान लगा देता था, और चमत्कार होता था पांडव के पक्ष में। चमत्कारी तो होता था ना, सूर्य ग्रहण आ गया, कैसे आ गया सूर्य ग्रहण? तो कृष्ण की लीला है वो। ठीक है भाई, सूर्य ग्रहण आ जा, नेचर भी सपोर्ट करता है उस आदमी को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेचर भी सपोर्ट करता है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो नेचर आपको सपोर्ट करेगा ही। अंडरस्टूड माय पॉइंट? चलिए, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मुझे पूछिए प्लीज। आज लगता है क्वेश्चन का ही सिलसिला है। कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। आई थिंक सो एक, अरे वो सुनील जी नहीं आए आज, चलिए कोई बात नहीं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, और भी कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। अभी आज इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सर जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट के लिए, दूध के लिए कहते हो दूध नहीं पीना, जब मैं किसी को भी कहती हूँ अपने रिलेशन में या कुछ भी दूध नहीं पीना, वो कहते हैं दूध अगर नकली है तो सब्जियां कौन सा असली है, उसमें भी तो सारे फर्टिलाइजर्स ही हैं, वो खाते हैं।
वो भी तो बात एक ही है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए ये ना, इसके लिए क्या होता है ना, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। ये बहसों वाली बात होती है, ऐसे कई सारे बहसों में मैं भी गया हूँ, मतलब बहसों में गया नहीं हूँ, मैं भी कई सारे ऐसे बहस का सामना किया, लेकिन जब भी मेरे साथ कोई डिबेट में उतरता है ना, तो पता नहीं सरस्वती मेरी जुबान पे बैठ जाती है, और वो सामने वाला आदमी को लास्ट में या तो गिव अप करना पड़ता है, या तो फिर हमें सब्जेक्ट को बंद कर देना पड़ता है। देखो क्या होता है ना कि अभी समझिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि दूध में अगर मिलावट है, नकली दूध है, तो सब्जियां कौन सी। देखो सब्जियों को लेकर के मैं आपको एक बताऊं, कॉमन आदमी की जो सोच है, जो कॉमन आदमी की जो सोच है सब्जियों को लेकर के, वो ऐसी सोच है जैसे सब्जी को तो हमें खाना ही नहीं चाहिए। ये ऐसी सोच है, पता है उन लोगों के माइंड में। सब्जी बोले तो खुराक थोड़ी है, ये कोई खाना थोड़ी हुआ। आप जरा पहले बिलीफ सिस्टम को टटोलिए, क्या सोच है पहले, उनकी प्राइमरी सोच क्या है। मैं बोलूंगा करेला खाओ, अरे ये कोई थोड़ी करेला थोड़ी कोई खाने की चीज है। मैं बोलूंगा लौकी की सब्जी खाओ, हाँ ठीक है कभी खा लिया हफ्ते 10 दिन में एक आध बार। मैं बोलूं चलो ठीक है काम करते पराठा खाते, आलू का पराठा, हाँ चलो 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 ठीक है पराठा, अभी अभी बनाओ बनाओ जी पराठा बनाओ। सीधा आदमी का रिस्पॉन्स देखो कैसा आता है, राइट। एक काम करते चलो यार आज गोलगप्पे हो जाए, अरे चलो चलो गोलगप्पे हो जाते हैं। देखो खाना बोले तो पराठा होना चाहिए भाई, मक्खन होना चाहिए, दही होना चाहिए, लस्सी होनी चाहिए। मैं बोलूं चलो डोसा हो जाए, हाँ चलो जी चलो चलो आज डोसा हो जाए। आदमी ये सोचता है, पता है आदमी, देखो घर घर में आदमी सोचता है क्या पता है, रात को ये सोचता है कल नाश्ते में क्या करेंगे, छोले खा लेते हैं, फिर लोग छोले बनाते हैं। कोई सोचता है इडली डोसा बना लेते हैं, कोई सोचता है पूरी पराठा बना लेते हैं। आदमी का सोच कहाँ जा रहा है, सीधा एक होता है ना खाने का, जब आदमी इंसान सोचता है तो वो पहला थॉट क्या आता है माइंड में, पहले वो देखो, वो उसकी बिलीफ सिस्टम है, कहां से वो थॉट क्रिएट होकर के आ रही है। इट इज अ सेंस ड्रिवन थॉट, यानी कि इंद्री से वो चीज है ना, वो चीज आ रही है, इंद्री इच्छा पैदा कर रही है कि तू पनीर बटर चीज पराठा ये सब खा चटपटा, वो इच्छा प्रकट कर रहा है। तो वो हेल्थ कॉन्शियसनेस से नहीं आ रहा है, वो कहां से आ रहा है पता है, वो आ रहा है सेंस को इच्छा पूर्ति के लिए आ रहा है वो चीज। फिर आप उसको पूछोगे दोपहर में क्या खाना है, तो बना कोई अच्छी सब्जी बना बढ़िया वाली। तो आदमी सब्जियों के नाम पर पता है वेजिटेबल को तो लास्ट में सोचता है, पहले तो दाल सोचता है, या फिर कोई पनीर सोचता है, या आलू मटर सोचता है, ये सब आदमी सोचता है पता है सब्जियों में। पूछो सब्जी किसी खानी है, आलू मटर बना ले, गोभी मटर बना ले। मैं बोलूंगा चल ठीक है बैंगन की सब्जी बना, नहीं एक काम कर भरता बना बैंगन का, तड़का एकदम स्वादिष्ट बना। मैं बोलूंगा चलो ठीक है पालक की सब्जी बनता रहे, ये कोई सब्जी होती है पालक की, मैंने नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है पालक की सब्जी, तू भी एक काम कर उसको पालक की सब्जी खानी, तू पालक की सब्जी खा, मैं ये खाऊंगा। उसके दिमाग में आइडिया ही वो ही है, आइडिया ही वैसा है कि खाना बोले तो पनीर है, रोटी है, नान है, आलू है, आप समझ रहे हो, गोभी है, पराठा है, ये वो उसके प्रोटीन होना चाहिए खाने में। उस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को लेकर के ही पूरा डाइट चलता है। आमतौर पे आदमी की सोच वो चलती है, उनको डाइट न्यूट्रिशन के नाम पे केवल 2 वर्ड पता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। आदमी यही सोचता है, कुछ भी खाने से पहले सोचता है प्रोटीन किसमें से मिलता है और कार्बोहाइड्रेट किसमें से मिलता है। बस उनको ऐसा लगता है प्रोटीन मिला तो हम स्वस्थ है, कार्बोहाइड्रेट मिला तो हम स्वस्थ है, और तीसरे नंबर पे कैल्शियम आ जाता है। विटामिन तो चौथे 5वें नंबर पे जाता है। तो यानी कि विटामिन जो है जिसकी हमारी जरूरत है, जो हमारे खून को पतला रखती है, हमारे खून का सर्कुलेशन नियंत्रित रखती है, जो स्किन की क्वालिटी को अच्छी रखती है, बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा है विटामिन, शरीर की सफाई के लिए हमें विटामिन की जरूरत है। बनाने वाले नहीं बनाया ना, ईश्वर ने बनाया ना, हमने थोड़ी बनाया विटामिन, बराबर है। उस पर तो नजर ही नहीं जाती उनका।
तो आम तौर पे मेरे पास कई सारे फोन आते हैं, डेली एक फोन तो आ ही जाता है कि सर मैं क्या खाऊं। जब भी मैं फ्री प्रोग्राम करता हूं ना तो मुझे रोज इंक्वायरी आती है, अंडरस्टूड, सर ये खा सकते हैं, सर वो खा सकते हैं, सर ये खा सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है पता है, दाल चावल सब्जी रोटी के कुछ ना कुछ दूसरा रूप ही रहता है। मैं उनको ये पूछता, मैं बोला अच्छा तू डोसा बोल रहा है, अब बोले सर आपने चावल के लिए मना किया, डोसा खा सकते हैं क्या? तो मैं उनको पूछता हूँ डोसा कौन से अनाज से बना, जरा मुझे बता। तो बाजरे से बना क्या? नहीं नहीं सर वो भी चावल का। तो मैं खत्म हो गई बात। फिर आदमी के माइंड में ही वही सोच आता है कि भाई खाना बोले तो दाल चावल सब्जी की जब बात आती है ना, तब सब्जी में वो सब्जी नहीं आती जिन सब्जियों की मैं बात करता हूँ। उनके लिए सब्जी बोले तो वो सारी चीज है। आप तो आलू हो गया, पनीर हो गई, गोभी हो गया, मटर हो गया। मटर तो फिर भी अच्छा है, नॉनवेज वाला नॉनवेज ही सोचेगा। तो ये हो जाता है। तो अभी ऐसे केस में क्या होता है ना, जब आप किसी को बोलोगे ना कि भाई ये ले ले भाई, ये गवार की सब्जी खा, ये बैंगन की सब्जी खा, ये पालक की सब्जी खा, इसको ऐसे बना स्टीम करके खा, अरे ऐसे थोड़ी खाना, ये तो बीमारों वाला खाना है। ये उनकी सोच रहती है। पता है अगर आपने तेल नहीं डाला ना खाने में तो बोले क्या बनाया, बेस्वाद खाना बना दिया आपने। ऐसी सोच है ये। मैं आप लोग आज जो है ना, मैं खुश नसीब हूं कि इतने लोग सुन रहे हैं मुझे। पता है जब मैंने शुरू किया था ना, एक आदमी भी नहीं सुन रहा था मुझे, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था मेरे इस नॉलेज को। बोले कि ये क्या है, बेकार है। बहुत ही काफी कठिन है दूध का। तो मैं जब मुझे समझ में आया ना, मैंने 6 महीने के बाद बोलना शुरू, क्योंकि मैं 6 महीने तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि मैं लोगों को बोलूं कैसे। इट इज वेरी टफ। ये पूरी साइंस उनको समझानी पड़ती है। बोले कि इसके अंदर में फर्टिलाइजर, अभी आप जैसे बोला कि वो बोलते हैं इसमें भी तो सारे रासायनिक फर्टिलाइजर यूज किया हुआ उन्होंने, बराबर है। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मैं वही सब्जी लेकर के आता हूँ बाजार से जहां से सारी दुनिया लेती है, वही सब्जी मैं खाता हूँ, मैं फिर भी स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो बाजार से लेकर के आते हैं और खाते हैं। अभी उसके अंदर मैं रासायनिक खाद डाला है या फिर ऑर्गेनिक डाला है कि क्या डाला है, वो उससे मैं देखता भी नहीं। मैं लेकर के आया, उसको साफ किया और खा लिया। कितना परसेंट फर्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा से ज्यादा हायर साइड पे केवल 5%, 5% का फर्क पड़ता है। ओनली 5%। अगर आप वो यूरिया खाद या फिर रासायनिक खाद से सब्जियां, वो वाली सब्जियां खाते हो, केवल 5% ही फर्क पड़ता है हमारी हेल्थ पे। और उसके सामने हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो 5% कुछ भी नहीं है उसके सामने। एंटीबॉडी इतनी जबरदस्त क्रिएट हो जाती है बॉडी हमारे शरीर के भीतर में। पैनक्रियाज इतने स्ट्रांग है हमारे। पैनक्रियाज देखो, आपका लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, पैनक्रियाज इतनी आसानी से खराब नहीं होता है। इम्यूनिटी निकलता है वहां से, अंडरस्टूड। ये जो है ना, वो जो इम्यूनिटी है वो इतनी शक्तिशाली है कि जो 5 से 10% जो टॉक्सिन आ जाता है किसी ना किसी रूप में, उसको वो निकाल देगा शरीर से बाहर, अंडरस्टूड। जब मैंने आपको बताया था पहले दूसरे सेशन में कि जो गाय है, भैंस है, बकरी है, हाथी है, वो थोड़ी घास को पहले तोड़ती है, फिर अपने घर पे लेके जाती है और वहां पर मैं पानी में डालती है, उसको साफ करती है, फिर देखती है कि हाँ इसमें अच्छा कीड़ा है, निकालो इसको पहले साफ करो, बाद में खाते हैं। ऐसा थोड़ी करती है। वो तो सीधा मुंह डाला और खींच के खा लिया उसने। हाथी ने सीधा सूंड लगाई उसमें, पकड़ के खा लिया उसने। लेकिन बॉडी के अंदर में एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जो फिल्टरेशन प्लांट है हमारे अंदर में। जो बैक्टीरिया जो आते हैं ना खाने के माध्यम से, जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं, वो बॉडी उसको निकाल देता है। इनबिल्ट मैकेनिज्म है वो हमारे अंदर में, इनबिल्ट मैकेनिज्म है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो सब्जी आप खाओगे
फिर भी आप तंदुरुस्त रहोगे, गारंटी के साथ बताता हूं मैं आपको। ऑर्गेनिक सब्जी की तो बात छोड़ दो, ऑर्गेनिक ही सब्जी खाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है उसी से काम चलाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी पॉइंट नंबर 2, जैसे आपने बताया कि भी दूध में ये है वो है, हाँ फिर दूध में सब्जियों में ऐसी और दूध में, देखो दूध के बारे में कल मैंने बताया, फिर भी मैं थोड़ा क्लैरिटी देता हूं इसके अंदर। दूध एक ऐसा आहार है जो किसी शरीर से बाहर आ रहा है, जमीन से नहीं बनता है, ना आसमान से आता है, ना पेड़ से निकलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहला साइंस तो ये समझे कि अगर किसी शरीर से अगर वो चीज बाहर आ रही है ना, तो वो हमारा खुराक नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बस ये लॉजिक वहीं पर मैं प्रूव हो जाता है। क्या हम अपना शरीर का कोई भी हिस्सा किसी को देते हैं क्या ऐसे ही? नहीं ना। अगर सपोज कि जब मनुष्य की, जब माताएं जो होती है, इंसान मतलब ह्यूमन फॉर्म में जो माताएं हैं, जब वो बच्चा पैदा करती है, उनके छाती में भी दूध आता है, तो वो क्या कभी उसको सकलिंग करके दूध अपने पहले बोतल में भरती है क्या, फिर बच्चे को पिलाती है? नहीं ना, सीधा छाती से लगाया उसको। आप जरा देखिए, जितने भी दुधालु जीव प्राणी है इस धरती पे, उसमें हम भी आ गए। 6000 के आसपास कोई दुधालु जीव प्राणी है, जानवर और इंसान को मिला करके। अंडरस्टूड? गाय, बकरी, भैंस, ये सारे ऊंट सभी उसमें आ जाते, कुत्ते, बिल्ली, और हम भी उसमें आ गए। ये सबकी मैमल्स में तो दूध निकलता है, ये जो मैंने बताया आपको। आप सबको देख लो, सब लोग, सभी बच्चे अपनी मां की छाती से मुंह लगा करके दूध पीते हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। तो ये नियम किसने बनाया? अच्छा नियम छोड़ो, ये डिजाइन किसने किया? नेचर ने किया, विधाता ने किया, हमने थोड़ी किया। ये समझ बच्चे को कैसे आई? हमारा बच्चा जब पैदा होता है, सीधा आपने छाती पे लगा दिया, उसने चूसना शुरू कर दिया। उसको वो समझ कहां से आई कि ये मेरी माँ की छाती है, मुझे चूसना है, इसमें से मुझे मेरा खुराक मिलेगा? कहां से वो समझ आई? दैट इज सुपर इंटेलिजेंस। वो डिवाइन इंटेलिजेंस है उसके अंदर में। उसके लिए थोड़ी सिखाना पड़ता, ले बेटा ऐसे कर, नहीं ना। एक गाय का बच्चा जब पैदा होता है, सीधा अपनी माँ की छाती को मुंह में ले लेता है और फटाक से लेना शुरू कर देता है। तो यहां पर मैं इस बात को आप समझो, पहले विधाता ने ऐसे क्यों डिजाइन किया, क्यों मुंह को छाती से लगाना है और सीधा वो दूध डायरेक्ट पेट में जाना चाहिए, दिखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध इतना टेंडर फूड है, इतना सेंसिटिव है कि वो डायरेक्ट खून से, वो खून है अंदर, जब बॉडी के अंदर में रहता है वो ब्लड है। जब वो ब्रेस्ट के अंदर में कुछ ऐसे यहां पर में सिस्टम है कि वो खून को दूध बना देता है। अंडरस्टूड? वो इतना शुद्ध है वो दूध कि जैसे ही बाहर की हवा लगेगी ना, वो दूध के अंदर में बैक्टीरिया उसी वक्त फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो जाएगा वो दूध। ये साइंस को आप समझो पहले, ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि बात तो सही है। कुत्ते का बच्चा जब दूध पीता है, दूध दिखता भी नहीं है कि दूध गिरता भी नहीं है बाहर, पता है? वो गिरना भी नहीं चाहिए दूध, इसलिए दूध का गिरना अपशगुन मानते हैं कि नहीं मानते? आपने सुना होगा ना, दूध अगर गिर गया, दूध में उबाल आ गई और बाहर बह गया तो अपशगुन मानते हैं। आपने सुना है कभी कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? मैंने तो सुना है। खैर उसमें नहीं जाना है, शगुन है कि अपशगुन है वो छोड़ो, लेकिन साइंस को पकड़ते हैं हम पहले। तो ये जो है ना कि सीधा सीधा बॉडी टू बॉडी का कनेक्शन है वो। अगर वो बाहर आ जाएगा, हवा में एक्सपोज होगा, ऑक्सीडाइजेशन होने ही वाला है वो चीज। जैसे ही वो ऑक्सीडाइजेशन होता है, वो फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाता है उसी वक्त पे।
आप दूध को निकालो और ऐसे ही रख दो बस हवा में, कुछ मत करो, उसको गर्म भी मत करो, उसको खाली ढक करके रख दीजिए। दूसरे तीसरे दिन देखना वो दही बन जाएगा वो अपने आप ही। हवा में बैक्टीरिया तो है ना, वो अपने आप जम जाएगा। कभी आपने किया है कि नहीं किया? फट जाता है वो दूध। आप दूध को निकालो और उसको रख दो, कुछ मत करो, गर्म भी मत करो उसको, बस खाली रख दो उसको एज इट इज, देखोगे फट जाएगा वो दूध। क्यों फटता है? क्योंकि बैक्टीरिया लग गया ना उसको। इसलिए शास्त्र के अनुसार, शास्त्र क्या कहता है कि जब मां के छाती से दूध निकलना बंद हो जाए तो वो उस बच्चे का, उस इंसान का आखिरी दिन है उस जिंदगी में दूध के लिए। जिस दिन मां की छाती से दूध निकलना बंद हो जाए वो दिन आखिरी दिन है उस इंसान के लिए। वो बच्चा ही है लेकिन हम इंसान बोलते हैं। दैट इज द लास्ट डे ऑफ द मिल्क ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसके बाद फिर कभी भी उसको दूध नहीं लेना चाहिए, खास करके भोजन के लिए। चिकित्सा के लिए ले वो बात अलग है, लेकिन भोजन नहीं होना चाहिए। अगर वो लेता है तो फिर उसको विपरीत परिणाम भुगतना पड़ेगा, और ये समझ लोगों को आती नहीं है। मोर देन 50% जितनी भी बीमारियां है ना इस धरती पे, केवल दूध के कारण है, पता है? केवल 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 मिल्क के कारण है बस। दूध का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है। देखो, मैं 20-30 ml अगर आप दूध लेते हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन जिस तरीके से दूध पिया जाता है, सुबह दूध, दोपहर को दूध, शाम को दूध, किसी ने आपको बोल दिया कि दूध पीने से चर्म रोग होते हैं, जैसे स्किन के रोग हो गए, तो आपके दिमाग में खाली वही बीमारी घूमती रहेगी। लेकिन कोई और विद्वान आदमी बोलेगा कि भाई खाली चर्म रोग नहीं होता है, इससे और भी सारी चीजें होती है। तो फिर आपका दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये भी होता है इससे। तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 50% से ज्यादा बीमारियां बिकॉज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट ही हो रही है। अंडरस्टूड? दूध के कारण ही हो रही है मोर देन 50% बीमारी। अगर देखो, बातों से है ना कोई आदमी वैसे कन्विंस नहीं होता है। कन्विंस कैसे होता है पता है? उसको केवल इतना ही बोलना पड़ता है, क्योंकि जब मैं पहले पर्सनल काउंसलिंग देता था लोगों के घर में जाकर के या ऑफिस में जाकर के, मैं बोलता था कि ये दूध की चीजें बंद करो, तो पहले तो एक्सेप्ट नहीं होता था। तो मैंने फिर उनसे कहना शुरू किया, काम करो आप 15 दिन ट्राई करके देख लो। 15 दिन में अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट मिल रहा है तो फिर मैं जो बोलता हूँ आप फॉलो करो, फिर बंद कर दो। तो मेरे एक फैमिली फ्रेंड वाले थे जिनको बीपी की शिकायत थी, शुगर की शिकायत थी। तो मैंने उनसे कहा ऐसे ही एक उसको वो मुझे बोले टिप दो। तो मैंने बोला एक काम करो, चाय और दूध सारी चीजें बंद कर दो। तो उन्होंने बंद की। मैंने बोला पहले 15 दिन के लिए कोशिश करो आप। तो 15 दिन उन्होंने बंद किया तो देखा 15 दिन के अंदर में उसका बीपी, उसकी एसिडिटी टोटली गायब, कंप्लीट गायब। तो मुझे बोला यार सही में फर्क पड़ा, मानना पड़ेगा आपकी बात को। मैं बोला बस अभी बंद करो इसको परमानेंटली। इस तरीके से लोग मानते हैं। अच्छा, किसी को मनाना हो ना ये दूध के विषय में, उसके लिए पहले तो कंटेंट जो है ना, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को लेकर की, वो बहुत ही गहरी होनी चाहिए। खाली मुझे सुनने से काम नहीं चलेगा, मैं तो कुछ भी नहीं बता रहा हूं इसके ऊपर में। ऐसे ऐसे लोग हैं, यूट्यूब में डालोगे चाहिए तो मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस भेज देता हूं जो लोग दूध के विषय में बोलते हैं कि क्यों दूध हमें ये प्रॉब्लम करता है। तो विद्वान लोग ऐसे जिन्होंने बुक लिख दी है, जिन्होंने पूरी जिंदगी उसी ऊपर में काम किया हुआ है कि क्यों हमें डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, उनको आप सुनोगे तो इतना रिसर्च किया हुआ है। जितना मैं बोल रहा हूं ना उतना तो काफी है किसी को कन्विंस करने के लिए। देखो, काउंसलिंग के लिए जितना मैं बोल रहा हूं उतना इनफ है, लेकिन अगर आप उसके अंदर में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हो, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को सुन लीजिए आप। 2-4-5 कई सारे लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं जो इसके ऊपर में बहुत ही डिटेल में बताते हैं, बहुत ही एकदम साइंटिफिक तरीके से बताते हैं कि इसके अंदर में ये केमिकल रहता है, इसमें वो रहता है, इसमें ये सारा पेपर वर्क रिसर्च है उनके पास में।
अंडरस्टैंड? तो उतना डेटा कॉमन आदमी को नहीं समझना है, उतना डेटा चाहिए भी नहीं उसको। मैं जब भी किसी के साथ पहले पहले मैं शुरू में किसी के साथ बीच बीच में मैं वो डेटा लेकर के बैठा, अरे अरे आप एक काम करो, कुल मिलाकर की सीधी पॉइंट की बात करो ना, क्या है वो सब डेटा वेटा में नहीं जा रहा है मुझे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको फिगर्स नहीं समझ में आता है, लेकिन खुद के नॉलेज के लिए वो आप उन लोगों को सुन लीजिए तो आपको को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा हाँ, इसमें ये होता है ऐसे कई सारे लोग हैं, यूट्यूबर्स है वो सारे लोग, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मेरी ये सजेशन है कि आप किसी को समझाने ना जाए, आप तब तक ना समझाए किसी को जब तक आपके अंदर में उस सब्जेक्ट को लेकर की वैसी अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए कि आप बोलो और आपकी बात को वो लोग अच्छे से स्वीकार करें। अरे जस्ट अंडरस्टूड मैम, कि आप बोलो और आपकी बात को वो लोग अच्छे से, मतलब एटलीस्ट वो सुने ध्यान से। अभी मेरी पोजीशन जिस मुकाम पे मैं हूं ना, जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूं ना, तब लोग है ना चुपचाप सुनते हैं मेरी बात, और जब डिबेट होती है ना तब उनके पास कैसे, तो फिर जब वो पूछे ना तब उनको बताओ कि ये सारी चीजें हम उसको फॉलो करते हैं। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो यहाँ पर मैं इन चीजों का ध्यान में रखें आप। चलिए फिर अभी हम सेशन को एंड करें यहाँ पर। मैं अभी 10 बज चुके हैं, तो कल मिलते हैं हम वापस।